इंडिया का अभी डेटा कहता है हर 21 औरतों में से एक को स्तन का कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर होगा, पर वो कुंभकर्ण है, वो जागेगा जरूर। कब जागेगा और कहाँ जागेगा हमें नहीं पता। बहुत खुशी के मौके पे और बहुत गम के मौके में ही लोगों के काफी असली चेहरे देखने को मिलते हैं। फीमेल्स भी अब ज्यादा स्मोक कर रही हैं, उसके कारण कैंसर, कई प्रकार के कैंसर उनके अंदर बढ़ते जा रहे हैं। तो आदमियों में भी स्तन का कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है एंड उसका इंसिडेंस है 1%। हर पहलू पे सपोर्ट सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, जैसे मोटापा, ओबेसिटी कैन नॉट ओनली इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बट 10 और कैंसर है शरीर में जिसका रिस्क बढ़ सकता है। सबसे मुश्किल समय में अगर कोई साथ छोड़ के चले जाए तो पार्टनर कैसा? जी। हेलो ऑल, वेलकम टू बाबा कास्ट। बाबा जो हमारी मेडिकल श्रृंखला है, आज हम उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं और उसके लिए हम एक बहुत ही बेहतरीन गेस्ट को लेके आए हैं जो बहुत ही जाने माने और फेमस डॉक्टर हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हैं। इन्होंने अब तक 1000 से ज़्यादा सर्जरीज कर ली हैं। इन्हें 15 साल से ज़्यादा का अनुभव है। उसके अलावा ये ढेर सारे स्टूडेंट्स की मदद करते हैं कि वो और बेहतर डॉक्टर बन पाएँ, आगे फ्यूचर को निखार पाएँ, और उसके साथ ही बहुत अलग अलग चीज़ों में ऐसे इन्वॉल्व हैं। और इनसे आज हम समझेंगे कि कैंसर होता क्या है, कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्यों कैंसर इतना हो रहा है, डॉक्टरों के साथ जो अभी हालात हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मतलब ये एक सीरियस और एकदम ऐसे सॉलिड पॉडकास्ट होने वाला है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट को लेके। आप भी अपने एक्साइटमेंट का ऐसे पुर्चा बांध लीजिए एंड मेरे साथ स्वागत कीजिए हमारे बाबाकास्ट में डॉक्टर रोहन खंडेलवाल जी का। थैंक यू वेरी मच। आपने ये अपॉर्चुनिटी दी और ये विषय के बारे में बात करने के लिए थैंक यू वेरी मच। सो सेम यार, आपने ऐसा टाइम निकाला एंड वो भी इसलिए कि मतलब ताकि जो नॉर्मल जनता है वो इन सारी चीज़ों को समझ सके और एक डर को ख़त्म कर सके। तो इट मीन्स अ लॉट फॉर अस एज वेल। थैंक यू। तो सर, सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा इस बात से कि कैंसर होता क्या है? कैंसर अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं, ये है कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, मतलब जो हमारी बॉडी में सेल 1 का 2 का 4 धीरे धीरे होती है, या उसको डिवाइड करना है या कुछ कहीं पे ग्रोथ करना है, अगर वो अनकंट्रोल्ड मैनर में हो जाए, कोई कंट्रोल ना रहे और तेज़ी से बढ़े, उसको कैंसर कहते हैं। तो शरीर के अंदर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को रोकने के कई चेक पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे हमारी रेड लाइट्स होती हैं, वैसे ही शरीर के अंदर भी रेड लाइट्स हैं। पर अगर वो रेड लाइट काम करना बंद कर जाए और केओस मच जाए, तेज़ी से ग्रोथ हो जाए, ट्रैफिक हो जाए, वो कैंसर है। तो मतलब जैसे आपने बोला कि सेल्स बनती हैं, नॉर्मल जो हमारे शरीर की सेल्स हैं वही सेल जब रैपिडली बनने लग जाएंगी, मतलब बाय डेफिनेशन सेल में कुछ खराबी नहीं है, कोई दूसरी टाइप की सेल नहीं बन रही है। खराबी तो हो गई ना, जब अगर वो तेज़ी से बढ़ रही है, जब उसको बढ़ना नहीं था, अगर वो तेज़ी से बढ़ रही है तो वो जगह लेगी, वो ब्लड सप्लाई लेगी, तो बाकी टिश्यूज़ को, जो नॉर्मल टिश्यूज़ है, उन पे भी असर करेगी। ओके। और ये वापस नहीं जाती। एक बार ये प्रोसेस चालू हो गया तो आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा। वो खुद से वापस जाना उसका बहुत मुश्किल है। तो यही कि सेल्स बहुत बढ़ गई है मेरे शरीर में और अब और सेल्स के और जितने काम मेरे शरीर को करने चाहिए अब वो कर नहीं पा रहा है, और यही मेरा प्रॉब्लम का मेन कारण है, राइट? जो सेल्स बढ़ रही हैं वो अभी एक, सपोजिंग हम स्तन की बात करें, हाँ। अगर स्तन में बढ़ रही हैं और इधर ही सीमित है तो वो स्टेज 1 का कैंसर है। पर अगर वो यहाँ से फैलना चालू हो गया, जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नलियां हैं, उनके द्वारा फैल रहा है, या जो लिम्फेटिक नलियां हैं उनके द्वारा फैल रहा है, फिर वो काक के नीचे या बांह के नीचे आ सकता है, वो स्टेज 2 हो गया। अगर वहाँ पे भी नहीं कंट्रोल किया गया, अगर खाल इन्वॉल्व हो गई या गले के लिम्फ नोड्स, ग्लैंड्स इन्वॉल्व हो गए, तो स्टेज 3 हो गया। और अगर शरीर में कहीं फैल गया, लंग में, लिवर में, हड्डियों में, तो वो स्टेज 4 हो गया। तो जैसे जैसे स्टेज बढ़ रहा है, सर्वाइवल रेट घटता जाता है और बीमारी वापस आने की संभावना बढ़ती जाती है। और स्टेज 4 में हम इसको जड़ से नहीं ठीक कर सकते, हम बस इसको कंट्रोल करके रख सकते हैं। अच्छा, तो स्टेज 4 के बाद मैं ये हो गया कि हम उनको कितना दिन जिंदा रख सकते हैं इंसान को, इट्स मोर इन दैट वेज, राइट? मतलब अगर मुझे बहुत ही सिंपल भाषा में बोलना है तो आप ये समझो कि हम अगर स्टेज 4 है, शरीर में फैला हुआ है, तो हम उसको सुला सकते हैं दवाइयों से, ठीक है, कीमो से या दवाइयों से। पर वो कुंभकर्ण है, वो जागेगा ज़रूर। कब जागेगा और कहाँ जागेगा हमें नहीं पता, पर जागेगा ज़रूर।
ओके, फिर तो मतलब नोटिस पीरियड पे ही चल रहे हो समहाउ। जी, अगर स्टेज 4 है तो। ओके, और कौन कौन से टाइप के कैंसर होते हैं सर? सर, शरीर के हर अंग में कैंसर हो सकता है एंड लोगों को ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि हर कैंसर अलग तरीके का व्यवहार करता है या बिहेव अलग से करता है। हर कैंसर का ट्रीटमेंट अलग है और सर्वाइवल भी अलग है। तो कई बार मरीज़ हमारे पास आते हैं कि भाई मेरे घर में था, किसी को लंग का, फेफड़ों का कैंसर था या मुंह का कैंसर था, तो वो तो कीमो लगी और वो लोग नहीं बच पाए या उनको बहुत तकलीफ हुई। पर ज़रूरी नहीं है कि फेफड़ों का कैंसर और मुंह का कैंसर स्तन के कैंसर जैसे व्यवहार करेगा। स्तन का या ब्रेस्ट का कैंसर यूजुअली अगर जल्दी पकड़ में आ जाए तो पेशेंट्स डू एक्सट्रीमली वेल। सो इट डिपेंड्स कि हम कहाँ के कैंसर की बात कर रहे हैं और कितनी जल्दी वो पकड़ में आ रहा है। ओके, लेकिन होप बॉडी में कहीं भी सकता है, तो इसके लिए अलग अलग टाइप के सर्जन्स होते होंगे ना, लाइक व्हाट आर द वेराइटीज ऑफ सर्जन मतलब? सो देखिए, जब चालू हुआ था तब तो एक जेनेरिक कैंसर सर्जन थे जो हेड टू टो सब कर रहे थे, ठीक है। बट जैसे जैसे प्रगति हुई है हमारी ब्रांच में भी, तो अब ऑर्गन स्पेसिफिक कैंसर्स आ गए हैं और उनके सर्जन्स आ गए हैं या डिपार्टमेंट्स बन गए हैं जिससे ज़्यादा बेहतर इलाज दे पाएँ, राइट। जैसे अब मेरा यूनिट है, मैं सिर्फ ब्रेस्ट या स्तन के कैंसर से डील करता हूँ। सो ऑफ कोर्स हम लोग ज़्यादातर वही मरीज़ देख रहे हैं, हम लोग ज़्यादा अनुभवी हैं उस तरीके के कैंसर को ट्रीट करने में, रादर देन समबडी जो सर से पैर सब चीज़ें ट्रीट कर रहा है। सो आजकल ऑर्गन स्पेसिफिसिटी का ज़माना आ गया है। ओके, तो जैसे कौन कौन सी ऑर्गन्स के हैं जिसमें स्पेशलाइज्ड हैं, जैसे आप ब्रेस्ट अब कैंसर जैसे सर्जन हो गए? देखिए, अगर ब्रेन का है तो न्यूरोसर्जन डील करते हैं, या स्पाइन का है तो भी न्यूरोसर्जन डील करते हैं। मुंह का कैंसर है जो भारत में काफ़ी कॉमन है, उसके लिए हेड एंड नेक सर्जन्स हैं, ठीक है। अब ब्रेस्ट कैंसर या स्तन के कैंसर के लिए ब्रेस्ट सर्जन्स हैं हम लोग। वैसे ही जीआई कैंसर, जो पेट के कैंसर हैं, उनके अलग सर्जन हैं। जो औरतों के यूट्रस का कैंसर या ओवरी का कैंसर है, उनके लिए गायनी ऑन्को सर्जन है, वो अलग सर्जन्स हो गए। हड्डियों के कैंसर के लिए जो ऑर्थो या हड्डी के विशेषज्ञ हैं, उन्हीं में से जो कैंसर की ट्रेनिंग करते हैं वो लोग डील करते हैं। ठीक है सर, ये आपने बड़ा बहुत आसान भाषा में मुझे समझा दिया है ना, रियली थैंकफुल फॉर दैट। जी। तो इनके कारण क्यों हो रहे हैं सर? जितना कैंसर अभी बढ़ रहा है और जितना मेरे को समझ में आया कि वेस्टर्न कंट्रीज में कैंसर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हमारी कंट्रीज जो है इस साइड की एशियन कंट्रीज, तो पहली बात ये होता क्यों है और ये ऐसा डिफरेंस क्यों है? जी, तो आपने सही कहा। देखिए, कैंसर बढ़ रहा है, उसके दो कारण हैं। एक तो इंसिडेंस, मतलब इसके होने की मात्रा बढ़ रही है, और दूसरा आजकल इसको पकड़ में आने के जो टेस्ट हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट, वो भी बेहतर हो गए हैं। तो उस कारण भी डिटेक्शन ज़्यादा हो रहा है आजकल। अब पहले क्या होता था कि कोई 80 साल का हो गया, 75-70 साल का हो गया, उनकी अगर मृत्यु होती थी तो हमें कभी पता नहीं लगता था कि कारण क्या है। आजकल हमें कारण पता चल रहा है बिकॉज टेस्ट भी बेहतर हो गए हैं। क्यों बढ़ रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा आपकी चीज़ थी कि वेस्टर्न वर्ल्ड और इंडिया में कैंसर का जो इंसिडेंस है, हाँ जी, उधर ज़्यादा है बिकॉज कई कारणों की वजह से। कारण पे मैं आऊँगा, बट भारत में भी बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और अगर मैं स्तन के कैंसर की बात करूं तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूके या अमेरिका का जो डेटा है, वहाँ पे कहते हैं कि हर 8 में से एक औरत को अपनी ज़िंदगी में स्तन का कैंसर होगा। इंडिया का अभी डेटा कहता है हर 21 औरतों में से एक को स्तन का कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर होगा। बट ये कहा जा रहा है कि बाय 2030 हम भी उस फिगर तक पहुंच जाएंगे 1 in 8। तो भारत के अंदर बहुत तेजी से कैंसर बढ़ रहा है। अब क्यों बढ़ रहा है, उसके हर कैंसर होने के दो कारण होते हैं, ठीक। एक है जेनेटिक। मैंने कहा कि हर बॉडी का खुद के डिफेंस मैकेनिज्म्स है, खुद की रेड लाइट्स है। तो अगर वो जीन्स खराब हो गई, अगर वो रेड लाइट्स खराब हो गई तो कैंसर बढ़ सकता है। या फिर इन्वायरमेंटल कॉजेस, जो हम खाना खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी जो कंडीशंस हैं, इनसे बढ़ सकता है। तो कैंसर कभी भी एक कारण से नहीं होता। इट इज मल्टीफैक्टोरियल, मतलब मल्टीपल चीज़ों का मिश्रण है। और जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जब कंबाइन हो जाते हैं तब कैंसर स्टार्ट होता है। ओके, तो एक मल्टीपल रीजंस आपने बताया, और ये बड़ा शॉकिंग लगा मुझे कि अभी इंडिया में मतलब हर 21 में से एक
को कैंसर होगा ही होगा। स्तन का, ब्रेस्ट स्तन का, कैंसर breast- की बात कर रहे हैं हम लोग भी। ठीक है सर, लेकिन ऐसा हो मतलब आप कह रहे हैं कि इन्वायरमेंटल कारण है, और तो पहाड़ों साइड में कम होगा अगर एज कम्पेयर टू सिटीज, अगर हम कहें, क्योंकि खान पान वहाँ पे बेटर है, इन्वायरमेंट बेटर है, और अगर सिगरेट शराब का अगर रीज़न हटा दें हम वहाँ पर से, अगर नहीं ले रहा कोई, तो वहाँ क्या कम होंगे? सो ऑफ कोर्स मेट्रोपॉलिटन शहर जो हैं, दिल्ली जैसे शहर हैं, वहाँ पे इंसिडेंस ज़्यादा है, तो उसके लिए इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी एक कारण है, और दूसरा डायग्नोस्टिक टेस्ट अच्छे हैं तो पकड़ में भी जल्दी आ रहा है। अब पहाड़ों में आप कह रहे हैं हाँ वहाँ पे इन्वायरमेंट बेहतर है, बट वहाँ पे अगर कुछ हो भी रहा है तो पकड़ में नहीं आ रहा, तो हमें नहीं पता। काफी डरावना सा है अगर देखा जाए ये, जी। एंड आई एम श्योर। तो स्ट्रेस भी क्या एक कारण होता है क्या इस तरफ, इसको आगे बढ़ाने का या इसके होने के पीछे? देखिए ऑफ कोर्स जब हम लोग सब डॉक्टर्स बात करते हैं, सो वी ऑल बिलीव दैट स्ट्रेस इज वन ऑफ द फैक्टर्स, बट प्रॉब्लम क्या है कि एक कोई स्टडी करके उसको क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल है, या तो तभी हम उस पे मतलब पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे, बट डेफिनेटली स्ट्रेस लीड्स टू अ लॉट ऑफ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, एंड मे बी कैंसर इज वन ऑफ देम, बट लाइक आई सेड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई इट। उसको हम एक स्टडी करके बोल नहीं सकते कि भाई ये स्ट्रेस के कारण ही ये कैंसर हुआ। जैसा मैंने कहा मल्टीपल कारण होते हैं, स्ट्रेस कुड बी वन ऑफ देम। ओके, और कोई ऐसे सेफ अमाउंट ऑफ ड्रिंक अल्कोहल वगैरह है जिससे कि भाई आदमी मेक श्योर करे कि मैं उस तरफ नहीं जा रहा? सो जब भी मैं कोई हेल्थ टॉक लेता हूँ कॉर्पोरेट्स की, एंड यूजुअली उसमें फीमेल्स ही होती हैं, बिकॉज मैं ब्रेस्ट कैंसर या स्तन के कैंसर की बात करता हूँ, तो ये सवाल हर वक्त आता है कि क्या सेफ अमाउंट है। देखिए हमारे हिसाब से तो कोई भी कुछ सेफ नहीं है, यू शुड नॉट बी ड्रिंकिंग, ठीक है, बट इफ आई हैव टू से समथिंग, एंड आई एम प्योरली टॉकिंग अबाउट लेडीज बिकॉज मैं ब्रेस्ट कैंसर से डील करता हूँ, तो अगर 15-20 दिन में इफ़ यू हैव अ ग्लास ऑफ रेड वाइन, एक ओकेजनल ड्रिंक ले ली, दैट्स फाइन, बट एनीथिंग मोर देन दैट इज नॉट रिकमेंडेड। ओके, ये तो मतलब क्वांटिटी वाइज काफी कम है। गेटिंग इट सर। देखिए आजकल ये दिक्कत भी है, और ये मैं उदाहरण हर वक्त देता हूँ कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे एक मेजर कॉरपोरेट का ऑफिस है, एंड उस ऑफिस के बाहर एक स्मोकिंग एरिया डेजिग्नेट किया हुआ है, और आज से मैं उसी अपार्टमेंट में पिछले 10 साल से रह रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं पहले आया था, गुड़गांव शिफ्ट किया था, तब वहाँ पे ज़्यादा आदमी लोग खड़े हुए मिलते थे मुझे स्मोक करते हुए, पर पिछले 2-3 सालों से मैंने देखा है कि आदमी और फीमेल्स की मात्रा सेम है, एंड कई बार ज़्यादा लेडीज़ खड़ी होती हैं। सो वैसे ही दिल्ली में हम पोल्यूशन इतना है, कहते हैं कि अगर हम कुछ भी ना करें तो भी दिन के 4 सिगरेट पी रहे हैं, उससे ज़्यादा फिर पीने की क्या ज़रूरत है। एंड क्योंकि फीमेल्स भी अब ज़्यादा स्मोक कर रही हैं, उसके कारण कैंसर, कई प्रकार के कैंसर उनके अंदर बढ़ते जा रहे हैं। तो सर ऐसे आपने बताया कि आप स्तन के कैंसर से डील करते हैं, तो एक मतलब थोड़ा सा ये नॉन कन्वेंशनल है, क्योंकि हम तो मेडिकल ग्राउंड से आते भी नहीं कि एक मेल आदमी का जो स्पेशलिटी है वो ब्रेस्ट सर्जरी की तरफ है, इट्स फील्स अ लिटिल डिफरेंट। तो आपका ये इस तरफ इंटरेस्ट क्यों आया? व्हाट हैज़ बीन योर जर्नी सो फार? सो आई एम वेरी ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा मेरे से। तो देखिए मैं MBBS जब एंटर किया था, तो सेकेंड ईयर MBBS में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि सर्जन बनना है, एंड दैट वाज प्राइमरीली बिकॉज मेरी मदर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो मैंने उनको ऑपरेट करते हुए देखता था, एंड जो हमारे टीचर्स थे कॉलेज के, उनसे मैं काफ़ी प्रभावित था, सर्जरी वालों से। सो आई हैड डिसाइडेड कि मुझे सर्जन बनना है। उन्हीं दौरान जब मैं MBBS कर रहा था, तो मेरे फैमिली मेम्बर्स और कई बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे जिनकी मदर्स को और मासियों को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, एंड सम ऑफ देम पास्ड अवे विद ब्रेस्ट कैंसर एज वेल, राइट। और जो हमारे सर्जन्स थे सफदरजंग में, उनमें से एक काफ़ी रिनाउंड ब्रेस्ट सर्जन थे, वो भी मेल थे। सो उनसे भी प्रभावित हुआ था, एंड क्योंकि आपने जैसे मेरे इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं पढ़ाता भी हूँ, सो आई ऑल्सो वांटेड अ ब्रांच जिससे मैं अपनी टीचिंग जारी रख पाऊँ, जिसमें इमरजेंसीज ना हो ज़्यादा। सो ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मैंने ये ब्रांच चुनी, एंड उसका मकसद यही था कि एक स्टैंडर्ड और वर्ल्ड क्लास ब्रेस्ट कैंसर केयर प्रोवाइड करना भारतीय मरीजों को, जिसके लिए मैंने बेंगलोर, अमेरिका, UK से ट्रेनिंग की है। और दूसरा जो आपका सवाल था कि मेल फीमेल ऑर्गन को डील करते हुए, तो जब मैं हरियाणा शिफ्ट हुआ, गुड़गांव शिफ्ट हुआ, मुझे कई लोगों ने ये कहा,
पर व्हाट आई हैव नोटिस्ड ओवर द इयर्स, मैंने ये काउंट नहीं रखा है मैंने कितनी सर्जरीज की हैं, मैंने ये काउंट रखा है कि कितनी फीमेल्स ने मना किया है मेल से एग्जामिन करवाने को, एंड वो मैं अपने हाथों में गिन सकता हूँ पिछले 11 साल की प्रैक्टिस में. सो एट द एंड ऑफ द डे मरीज एक उस डॉक्टर को दिखाना चाहता है जो उसका एक्सपर्ट है उस चीज़ का, एंड उनसे अच्छे से बात करे और उनको समझाए. वो बहुत ही कम लोग हैं जो मेल फीमेल देखते हैं. राइट. ठीक है. एंड वो जो डिफरेंस है आजकल और भी कम होता जा रहा है. तो ये आप एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से बीमार शरीर एक बीमार शरीर है. एब्सोल्युटली. राइट. तो सर ये बताइए ना कि जैसा आपने मुझे आपकी जर्नी बता दी तो लाइक अब एक बहुत रिलेटेबल पॉइंट समझ में आ रहा है मुझे, एंड आई सी फ्रॉम वेर यू केम फ्रॉम, तो वो थोड़ा समझ में आया. तो ये बताइए ना सर कि ये डायग्नोज कैसे होता है? सो देखिए, कोई भी लेडी अगर हमारे पास कोई स्तन की या ब्रेस्ट की प्रॉब्लम लेके आती है तो हम एक ट्रिपल असेसमेंट करते हैं. 3 चीज़ें करते हैं हम, राइट. हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं, जानते हैं कि कब से तकलीफ थी, क्या तकलीफ है, राइट. दूसरा हम एग्जामिनेशन करते हैं. तो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन एक पार्ट हो गया. फिर उसके बाद हम उनके इमेजिंग टेस्ट करवाते हैं, राइट. इमेजिंग टेस्ट में 2 प्रमुख टेस्ट हैं. एक होता है मैमोग्राफी जो स्तन का एक्सरे है, और दूसरा होता है अल्ट्रासाउंड छाती का. ठीक है. तो अगर कोई यंग लेडी है जो हम कहते हैं, हम कट ऑफ 40 रखा हुआ है हमने, 40 के नीचे ब्रेस्ट टिश्यू डेंस होता है और उसमें मैमोग्राफी उतनी काम नहीं करती. तो 40 के नीचे हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, 40 के ऊपर हम मैमोग्राफी करवाते हैं. जब ये अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी होती है तो इसके अंदर रेडियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि गांठ जो है वो शक वाली गांठ लग रही है या नॉन कैंसरस गांठ लग रही है. अगर वो कहते हैं कि शक वाली गांठ है और हमारा एग्जामिनेशन भी ये संकेत देता है कि वो शक वाली गांठ थी, तो हम बायोप्सी करते हैं जो एक मोटी सुई के द्वारा की जाती है. अच्छा. अगर हमारा एग्जामिनेशन और रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं कि नहीं भाई कैंसर की गांठ नहीं लग रही, तो हम उसको फॉलो अप पे रखते हैं, उसकी सर्जरी नहीं करते. अच्छा. तो बायोप्सी का मतलब, आई एम सॉरी, सर्जरी नहीं, उसकी बायोप्सी नहीं करते हैं. अच्छा. सब बायोप्सी क्या होता है यहाँ पे? हम उस गांठ का एक टुकड़ा ले रहे हैं. ओके. तो अच्छा, नीडल आप इंसर्ट करोगे उस पे, एंड देन अच्छा फ्रॉम द ब्रेस्ट इटसेल्फ ना? फ्रॉम द ब्रेस्ट जहाँ पे गांठ है उस गांठ का एक टुकड़ा ले लेते हैं एक स्पेशलाइज्ड गन से. जी. उस प्रोसेस को हम बायोप्सी कहते हैं. उस प्रोसेस को बायोप्सी कहते हैं. ठीक है सर. तो फिर उसके बाद जैसा आप बता रहे थे, स्टॉप. हाँ, तो उसके अंदर अगर फिर कैंसर आता है तो कैंसर की तरफ का इलाज चलता है. अगर कोई नॉन कैंसरस बीमारी आती है तो फिर 2 ऑप्शंस हैं कि क्या वो नॉन कैंसरस बीमारी सिर्फ दवाइयों से डील कर सकते हैं या उस नॉन कैंसरस बीमारी की भी हमें सर्जरी करनी है. तो वो डिपेंड करता है बीमारी पे. ब्रेस्ट में भी 50 तरीके की बीमारियां हैं, राइट. तो उन पे निर्भर करता है कि हमें उनकी सर्जरी करने की आवश्यकता है या नहीं. ओके. और सर डिटेक्ट, जैसे अगर अभी जैसे हमारी जो ऑडियंस है जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में रहती है और उनके पास ऐसे सीधे डॉक्टर के जाने का सुविधा नहीं है, या फिर इनिशियली एक खुद को डर होता नहीं है या नहीं है, तो खुद सेल्फ टेस्टिंग कैसे हो सकती है, एंड कहाँ पे है कि भाई अब आपको लगना चाहिए कि अब जल्दी से पहुंचो डॉक्टर के पास? जी. तो कोई भी औरत जो 20 साल की हो जाती है, हम उसको कहते हैं कि हर महीना 2 महीना आप सेल्फ एग्जामिनेशन करें. उसको कहते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन. सो वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, और एक वीडियो है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे जो मेरी नर्स ने बनाई थी इस विषय पे, एंड उसमें मोर देन 2 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं पिछले 3 साल के अंदर. तो वो वीडियो का लिंक हम शेयर ज़रूर करेंगे. जैसे वो डिटेल्ड प्रोसेस है जिसको देख के लेडीज समझ सकती हैं कि वो जांच कैसे करनी है, एंड कब हमारे पास आना है कि अगर कोई गांठ महसूस होए, अगर छाती के शेप में कुछ डिफरेंस महसूस होए, अगर निपल अंदर को चला गया है रिसेंटली तो आए, या छाती की खाल मोटी हो गई है, संतरे के छिलके जैसी हो गई है, या बाह के नीचे या स्तन के अंदर कोई गांठें महसूस हो रही हैं, या निपल से खून आ रहा है, तो ये सारे कुछ लक्षण हैं जब उनको हमारे पास एकदम से आना चाहिए. 100% नहीं, समझ में आ गया सर. तो
जैसे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर के, जैसे जब हम लोग कोई जो लेडीज होती हैं जो पीरियड्स की मेडिसिन लेती हैं सो दैट वो डिले हो जाए, या फिर कई लोग पे जब अभी बेबी हुआ है तो उसको अभी दूध पिलाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, दे हैव टू रिपोर्ट बैक टू द जॉब, तो ये वाले जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं, ये वाले जो फैक्टर्स हैं, क्या कंट्रीब्यूट करते हैं एक ब्रेस्ट कैंसर की तरफ? देखिए, हर कैंसर में मैंने जैसे आपको बताया कि जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का मिश्रण होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर के अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें, किन वजह से हो सकता है, तो हम उसको डिवाइड करते हैं मॉडिफाइबल, मतलब जो हम अपने वश में हैं, बदल सकते हैं, एंड नॉन मॉडिफाइबल, जो हमारे वश में नहीं है। ठीक है, ठीक है। जो नॉन मॉडिफाइबल हैं, जो जीन्स हमें विरासत में मिली हैं अपने पेरेंट्स से, उनको तो हम नहीं बदल सकते। तो अगर कोई गलत जीन हमारे फैमिली में चलती आ रही है, उससे कैंसर होगा, उसको तो हम बदल नहीं सकते। ठीक है। और नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? उम्र, जैसे जैसे एज बढ़ती है ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। बट इधर मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा यंगेस्ट पेशेंट 20s में है, अर्ली 20s में, और ओल्डेस्ट पेशेंट 90s में, राइट? तो हाँ, 40 साल की उम्र के बाद कैंसर का रिस्क बढ़ता है। भारत के अंदर अर्ली 40s के अंदर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर पीक करता है, स्तन का कैंसर। मैक्सिमम मरीज हमें 35 से 50 के बीच में देखने को मिलते हैं। तो एज, जैसे मैंने बताई, एज को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक। किस उम्र पे पीरियड्स चालू होते हैं, माहवारी या महीने चालू होते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है तो भी स्तन के कैंसर का रिस्क बढ़ता है। एंड पिछले 2-3 डेकेड्स में, मतलब 20-30 साल में ये देखा गया है कि भारत के अंदर जो माहवारी या महीनों की एज है स्टार्ट होने की, वो कम होती जा रही है। वो 14-15 साल पे थी, आप अगर अपनी नानी दादी से पूछेंगे 14-15 साल पे थी, और अब वो आ गई है 10 साल पे। तो इस वजह से 4-5 साल एडिशनल हार्मोनल एक्सपोजर मिल रहा है, जिससे रिस्क बढ़ता है। सिमिलरली अगर मेनोपॉज, जब पीरियड्स बंद हो रहे हैं, वो लेट होता है तो भी रिस्क बढ़ता है। एक और रिस्क फैक्टर है डेंसिटी, ब्रेस्ट की डेंसिटी। एंड मेनोपॉज का सर सही टाइम क्या होगा? सर देखो, सही टाइम तो ऐसा कुछ नहीं है, बट ऑन एन एवरेज इन इंडियन लेडीज इट कैन अकर एनी टाइम आफ्टर 45, राइट? एवरेज 45 to 50-51 के बीच में मेजॉरिटी लेडीज को हो जाता है। कईयों को जल्दी, कईयों को लेट। 50 के बाद लेट हम मानते हैं, या 55 तक पहुंच जाए तो बहुत ही लेट हो गया फिर वो। राइट। और फैक्टर्स जैसे जीन्स बताई मैंने, ये बदल नहीं सकते हम। ठीक है, राइट। सो ये सारे कुछ नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं जिनका हमारे पे कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है। अब मॉडिफाइबल फैक्टर्स की अगर बात करें, सॉरी, नॉन मॉडिफाइबल में मैं बता रहा था जब आपने बोला मुझे कि ब्रेस्ट डेंसिटी, कि ब्रेस्ट डेंस कितनी है, एंड इंडियन लेडीज और एशियन लेडीज हैव वन ऑफ द मोस्ट डेंस ब्रेस्ट्स इन द वर्ल्ड। तो वो ब्रेस्ट डेंसिटी एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, एंड उसको हम बदल नहीं सकते किसी वजह से। वो हमारे रेशियल, हमारा मेकअप है कि ब्रेस्ट डेंस होती हैं इंडियन लेडीज और एशियन लेडीज में। डेंस मतलब कि उसमें ग्लैंड ज्यादा होता है। तो ब्रेस्ट ग्लैंड और चर्बी का कॉम्बिनेशन है, राइट? सो अगर ग्लैंड ज्यादा है और ग्लैंड में ही कैंसर हो रहा है, तो अगर डेंस होगी ब्रेस्ट तो कैंसर होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है। तो ये नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हो गए। मॉडिफाइबल मतलब जो हमारे वश में है, जो कंट्रोल की जा सकती हैं चीजें, जैसे मोटापा, ओबेसिटी, राइट? Obesity can not only increase the risk of breast cancer, but 10 और कैंसर हैं शरीर में जिसका रिस्क बढ़ सकता है। स्मोकिंग, राइट? धूम्रपान करना, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में है। एंड स्टडीज़ कहती हैं कि अगर हम इन 3 चीज़ों को भी कंट्रोल कर लें तो स्तन के कैंसर होने की संभावना हम 30% से कम कर सकते हैं। ठीक है। सो ये तो 3 फैक्टर्स मॉडिफाइबल हो गए। फिर हो गया जिनके बच्चे नहीं होते, राइट? अब जो छाती बनाई है नेचर ने वो ये है कि दूध पिलाने के लिए, पर अगर बच्चे ही ना हो या दूध ना पिलाया जाए तो उससे भी रिस्क बढ़ता है। बिल्कुल। आजकल दूसरी चीज होने लग गई है कि आजकल पहला बच्चा अमूमन 30 साल के बाद होता है, उससे भी थोड़ा रिस्क बढ़ता है। ठीक है। ब्रेस्ट फीड करने से, दूध पिलाने से रिस्क कम होता है,
प्रोवाइडेड जो ड्यूरेशन है ब्रेस्ट फीडिंग का वो टोटल 1 साल हो, जो चाहे 2 बच्चों में 6-6 महीने या एक बच्चे में 1 साल मिला के 1 साल अगर पहुंचते हैं तो थोड़ा सा रिस्क वो कम कर देता है, तभी ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी इंकरेज्ड। और क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसा आपने कहा कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, गर्भ निरोधक गोली खाने से, गर्भ निरोधक गोली खाने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता। ठीक है। IVF जो आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है, जिसमें बच्चे नहीं हो रहे तो लोग IVF करवाते हैं, IVF के कारण जो दवाइयां देते हैं उससे भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता। ठीक। बट जब मेनोपॉज आ जाता है, राइट, जब मेनोपॉज आता है, सबने देखा होगा कि मदर्स या उनकी जो रिलेटिव्स हैं थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, हाँ। थोड़ा वेट गेन होने लग जाता है, उनको गर्मी की लहरें आती हैं, उसको हॉट फ्लैशेस कहते हैं। तो इन सब लक्षणों को कम करने के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती थी, राइट, अभी भी दी जाती है जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से देखा गया कि स्तन के कैंसर का रिस्क बढ़ रहा था। ओके। तो तभी आजकल गायनेकोलॉजिस्ट बहुत केयरफुल हो गए हैं कि किनके अंदर वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी है और किन के अंदर नहीं देनी है। सो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको बताए, इनकी वजह से होता है। और मैंने बताया एक सिंगल कारण नहीं है, मल्टीपल कारणों का मिश्रण है जिससे कैंसर होता है। ब्रिलियंटली एक्सप्लेन्ड सर, मतलब बहुत ही आसान भाषा में एकदम समझ में आ गया। एंड आपको आता है, मतलब लाइक जस्ट दैट कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ डॉक्टर, क्योंकि आप लोगों को आदत होती है ना मतलब भारी भारी शब्द यूज करने की, एंड दैट्स हाउ वी नो अ डॉक्टर। तो एकदम आप जो आसान भाषा में तोड़ के बता दे रहे हैं, दैट इज मेकिंग वेरी इजी फॉर मी टू कॉम्प्रीहेंड एज वेल। थैंक यू जी। तो सर एक बात है, जैसे ब्रेस्ट तो हमारी भी होती है टू सम एक्सटेंट, तो क्या आदमियों में भी ब्रेस्ट कैंसर का कोई ऐसे खतरा हो सकता है? जी, तो आदमियों में भी स्तन का कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, एंड उसका इंसिडेंस है 1%। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 100 औरतें देखूंगा ब्रेस्ट कैंसर के साथ तो एक आदमी भी देखूंगा। तो अभी तक अपने करियर में मैंने करीबन 27 मेल पेशेंट्स ट्रीट किए होंगे ब्रेस्ट कैंसर के। तो उनके उसमें क्यों सर, मतलब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए कि क्यों हुआ आदमी को? जी, सो जो ईस्ट्रोजन है, जो फीमेल हार्मोन है, वो हम आदमियों में भी होता है, ठीक है, फीमेल्स में भी होता है, हमारे अंदर भी होता है। तो अगर इम्बैलेंस होता है और ज़्यादा ईस्ट्रोजन हो रहा है, या फिर जेनेटिक मेकअप, जैसे जो जीन्स मैंने बताई आपको वो फॉल्टी है, या उन आदमियों के अंदर जो शराब ज़्यादा पीते हैं और उनका लिवर ख़राब हो जाता है, तो उसके कारण भी उनकी शरीर में ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है, ठीक है, और वो बढ़ना नहीं चाहिए। हमारे शरीर में एक मात्रा तक ठीक है, बट अगर उस मात्रा के ऊपर जाएगा तो तकलीफ होगी। एंड इन्हीं वजहों से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क या स्तन के कैंसर का रिस्क आदमियों में बढ़ता है। नाउ इधर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आदमियों के अंदर एक और बहुत कॉमन छाती से रिलेटेड चीज़ है जिसको गायनेकोमेजिया कहते हैं, जिसमें मेल ब्रेस्ट इनलार्जमेंट या गायनेकोमेजिया कहा जाता है उसको। अच्छा, जो मैन बूब्स जिसको हम कहते हैं, मैन बूब्स कह लो, मूब्स कह लो, जो भी उनको नाम कहना है, उसको गायनेकोमेजिया, टेक्निकल नाम गायनेकोमेजिया है। तो वो भी आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है, एंड वो बढ़ने का जो कारण हम देख रहे हैं कि ये जो लोग जिम जा रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, बॉडी बनानी है उनको एक्टर्स जैसे, तो ये जो स्टेरॉइड्स लिए जा रहे हैं, इसकी वजह से ये मेल बूब्स बढ़ रहे हैं या गायनेकोमेजिया बढ़ रहा है। ज़्यादा ये सोया और प्रोटीन खाने से, जो ये सोया खाते हैं, ये भी ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है, इसकी वजह से ये मेल बूब्स बढ़ रहे हैं। बट ये जो गायनेकोमेजिया है, इससे कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता। जस्ट आपकी बॉडी थोड़ी सी अजीब दिखती है जी। वंस यू स्टार्ट डूइंग जिम, जो जब तक जिम है तब तक तो सब टाइट सा रहता है, तो उसके बाद जो इश्यू आने लगता है। हाँ, मतलब अधिकतर हमारे पास मरीज आता है या तो जब जवानी फूट रही होती है प्यूबर्टी के टाइम पे, या फिर वो लोग आते हैं शादी से पहले, या अगर उनको दोस्तों के साथ गोवा जाना होता है जहाँ पे शर्ट उतारनी होती है एंड दे फील एम्बैरेस्ड, तभी ये मेल बूब्स के साथ हमारे पास आते हैं, गायनेकोमेजिया के साथ। अदरवाइज इस प्रॉब्लम से कोई दिक्कत नहीं है, इससे कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ रहा आपका। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है सर? सर्जरी है जी। मेल बूब्स का ट्रीटमेंट अगर वो दिक्कत दे रहा है तो सर्जरी है। अच्छा, कोई दवाइयाँ नहीं है उसके लिए। तो उसका बस फैट सक करेंगे, राइट? जी, फैट और ग्लैंड को हम सक करते हैं
एंड वो भी हम एक छोटे से की होल इंसिजन से करते हैं, जैसे कोई निशान ना पड़े। ये जो ऑपरेशन होता है इसका, अगर ब्रेस्ट कैंसर का है, तो हाउ एक्सपेंसिव इज कैंसर ट्रीटमेंट, और उसमें आता क्या क्या है? पहली बात तो कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर आता क्या है एंड हाउ एक्सपेंसिव इट इज? देखिए, हर कैंसर का इलाज अलग है, जैसे मैंने आपको बताया। तो मैं स्तन पे ही फोकस करूंगा, बिल्कुल। स्तन के कैंसर पे। एंड उसमें 4 तरीके का ट्रीटमेंट है: सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी, जो टैबलेट से मिलती है। नाउ ये चारों जो इलाज है, हर मरीज में चारों की जरूरत नहीं होती। ठीक है। कुछ ही मरीजों में चारों इलाजों की जरूरत होती है। ठीक है। सो सर्जरी की बात करें तो सर्जरी 2 प्रकार की है। एक होती है जहां पे हम स्तन बचा सकते हैं, जिसको ब्रेस्ट कंजर्वेशन कहते हैं, जहां पे हम सिर्फ गांठ निकाल रहे हैं। दूसरी होती है पूरी छाती निकालना है, जिसको मैस्टेक्टमी कहा जाता है। ठीक है। अब इसके साथ साथ कई पेशेंट्स होते हैं जो रिकंस्ट्रक्शन भी चाहते हैं। अगर हम पूरी छाती निकाल रहे हैं तो वो चाहते हैं कि हम छाती फिर से बना दें, तो उसमें फिर हमारे प्लास्टिक सर्जरी के कोलीग्स जुड़ते हैं एंड रिकंस्ट्रक्शन भी किया जाता है। ठीक। साथ में हम बाह की गांठों को या काक की गांठों को भी निकालते हैं। तो उसको निकालने की एक पर्टिकुलर टेक्निक है जिसको सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी कहते हैं। तो वो ये सारा सर्जिकल एस्पेक्ट आ गया हमारा। ठीक है। ठीक है। इसके बाद अगर कीमो चाहिए होती है तो कीमो भी वेरी करती है। कई लेडीज के अंदर 6 साइकिल कीमो है, कईयों के अंदर 8 साइकिल कीमो है, कईयों के अंदर 1 साल तक चलती है। तो वो निर्भर करता है कि बायोप्सी में क्या रिपोर्ट आती है। और कीमोथेरेपी होता क्या है? थोड़ा सा इसको बेसिक से बताइए। कीमोथेरेपी है कि दवाई नसों के थ्रू दी जाती है जो पूरे शरीर पे जाती है। सिंपल शब्दों में कीमोथेरेपी ये है कि किसी को एक बंदूक दे दी है, ठीक है, और कहा है कि भाई तुम जाके फायर करो। ठीक। तो वो फायर जब करती है तो वो कैंसर की सेल को तो मारती ही है, बट नॉर्मल सेलों को भी मारती है। जैसे बाल, तभी बाल झड़ते हैं। मुंह में जो सेल्स हैं तभी छाले होते हैं मुंह में कई लोगों को। पेट के अंदर तभी पेट खराब होने की संभावना रहती है कीमो के दौरान। सबको नहीं होता। आजकल दवाइयाँ बहुत अच्छी आ गई हैं जिससे ये साइड इफेक्ट रुक जाते हैं, पर मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ। Okay. और जो वाइट ब्लड सेल है जो इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता रखती है, उनको भी मारती है। तभी इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है कीमो के दौरान। यस। और वो जैसे मैंने कुछ मूवीज वगैरह में देखा था कि जब कीमो चल रही है तो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह भी हो रही है। जी, पहले होती थी, पर जैसा मैंने कहा आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं जिससे अमूमन पेशेंट्स के अंदर वॉमिटिंग नहीं होती है, नौजिया नहीं होता है, एंड वो कंट्रोल्ड रहता है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। तो आपने बताया कि जब कीमोथेरेपी का आप बता रहे थे कि किसी की 6 साइकिल रहती है, किसी की 4, किसी की 10 एंड किसी का साल भर तक चलता रहता है। जी, किसी की 8, किसी की 6, किसी की साल भर तक। हाँ जी। और ये 2 तरीके हो गए। सर्जरी हमने बात कर ली, कीमोथेरेपी हो गई। फिर होती है रेडिएशन। रेडिएशन होती है बिजली की सिकाई, जिसको आम शब्दों में कहते हैं। तो उसमें रेडियोथेरेपी दी जाती है जो ऑपरेटेड साइट होती है उसको, मतलब सिर्फ छाती को, गले को, उधर रेडियोथेरेपी दी जाती है। और फिर आती है हार्मोनल थेरेपी। जैसा मैंने आपको बताया, अमूमन औरतों के अंदर, मेजॉरिटी के अंदर, सबके अंदर नहीं, मेजॉरिटी के अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर है वो हार्मोनल एक्सेस से बन रहा है या हार्मोन के द्वारा बढ़ रहा है। तो अगर मैं हार्मोन की मात्रा को घटा दूंगा तो ग्रोथ भी रुक जाएगी और वापस आने की संभावना भी रुक जाएगी। तो उसको हार्मोनल थेरेपी कहते हैं, जो एक टैबलेट के माध्यम से दी जाती है। ओके। एंड जब एक वो सर, ठीक है, समझ में आ गया, इलाज समझ आ गया, थोड़ा करके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं सर मेरे, एंड आई एम श्योर जितने भी बाबा लोग हमें देख रहे हैं उनके भी क्लियर हो रहे होंगे। तो एक बार अगर ये सबके थ्रू इंसान चला गया, विच इज़ पेनफुल प्रोसेस, आई एम श्योर कि ये काफ़ी पेनफुल होती होंगी सारी की सारी प्रोसेसेस। आई वुड से फ्यू ऑफ द फेजेस, कुछ फेजेस हैं जो पेनफुल हैं, बट हम सारी लेडीज़ को ये समझाते हैं कि भाई अगर जल्दी पकड़ में आ रहा है, ये आपको एक माइनर स्पीड बम्प, एक स्पीड ब्रेकर की तरीके से परसीव करना चाहिए अपने जीवन में। बिकॉज अगर पूरी तरीके से इलाज हो गया, देन दे कैन हैव ऑलमोस्ट अ नॉर्मल लाइफ इन फ्रंट ऑफ देम। मैंने अपनी खुद की नानी की सर्जरी की थी व्हेन शी वाज 81, राइट नाउ शी इज 93।
राइट। हाँ। मेरी वाइफ की नानी को ब्रेस्ट कैंसर था व्हेन शी वाज 40 एंड शी लिव्ड टिल शी वाज 85। तो सक्सेस स्टोरीज भी हैं और काफी ज्यादा हैं ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, अगर सही समय पे पकड़ में आ जाए और सही इलाज मिल जाए। मेक सेंस। तो सर वो मेरे को अभी जैसे आपने बताया कि आपने नानी की सर्जरी की थी एंड उसमें मेरे को अचानक से मुन्ना भाई MBBS याद आ गई। एंड उसमें जब आपने देखी सर मूवी, जी तो उसमें वो जो पहला वाला सीन होता है जिसमें उसने जो संजय दत्त है मुन्ना भाई की तरह, उन्होंने एडमिशन लिया हुआ है एंड पहली बार डॉक्टर स्थाना क्लास लेते हैं एंड वो पूछते हैं कि आप में से किसको लगता है बेस्ट डॉक्टर बनेगा। तो कई लोग हाथ उठाते हैं, उनमें से वो एक लड़की से पूछते हैं कि आपको क्यों लगता है कि आप अच्छी सर्जन या अच्छी डॉक्टर बनेंगी। तो कहती है कि मैं डॉक्टर के मतलब पेशेंट के पेन को अपना पेन समझूंगी एंड मैं उनसे रिलेट करूंगी एंड दिस इज़ हाउ आई विल बिकम अ गुड डॉक्टर, अ ग्रेट डॉक्टर। एंड डॉक्टर अस्थाना कहते हैं कि तब तुम अच्छी नहीं बन सकती बिकॉज तुम्हारा एक इमोशनल कनेक्ट है पेशेंट के साथ एंड उसकी वजह से ऐसे वो उन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर मैं अपनी बेटी की सर्जरी करने लगूं तो मेरा हाथ कांपने लग जाएगा। तो जी। जब आप अपनी नानी की सर्जरी कर रहे थे उस टाइम पे ये इशू आपको फेस नहीं हुआ? देखिए ऑफ कोर्स Guts जब feels- अपनों की सर्जरी करते हैं तो थोड़ा सा लगता है, तभी हम एक किसी को साथ भी रखते हैं। मेरी मदर मेरे साथ थी जब मैंने वो सर्जरी की एंड मेरी टीम भी होती है, तो दे आर द वंस हु सपोर्ट यू। बट ऐसा नहीं, आई नो अ लॉट ऑफ सर्जन्स हु ऑपरेटेड ऑन देयर फैमिली मेंबर्स। सो दूसरा आपका जो सवाल था कि इमोशनल कनेक्ट, देखिए कैंसर इतना लंबा इलाज है कि कहीं ना कहीं तो हमारा इमोशनल कनेक्ट बनता ही है मरीज से, और जब तक वो इमोशनल कनेक्ट नहीं बनेगा इलाज करना भी मुश्किल है, राइट। बिकॉज यू नीड टू हैव अ रैपो विद द पेशेंट, और जब तक एकजुट मिलके एक टीम की तरीके से नहीं इलाज करेंगे तब तक इलाज संभव नहीं है। एंड मैं सारे मरीजों को ऑब्जर्व करता हूं, जब ब्रेस्ट कैंसर का मरीज मेरे चेंबर में आता है तो मैं देखता हूं भाई उनके साथ कौन कौन आया है या बाहर कितने लोग बैठे हैं, वो उनकी सपोर्ट सिस्टम है, राइट। एंड यू हैव टू वर्क विद द सपोर्ट सिस्टम इन ट्रीटिंग द पेशेंट। बिल्कुल। तो सर जैसे आपने ही बताया कि जब पेशेंट आते हैं आप देखते हो उनका सपोर्ट सिस्टम, तो कितना मुश्किल होता है एक पेशेंट को ये बताना कि भाई आपको कैंसर है और उसके बाद उनको एक नॉर्मल बिहेवियर पे लेके आना। जी क्या लोग टूट जाते हैं जिस टाइम पे आप उनको बताते हो कि कैंसर है? क्योंकि एकदम कैंसर का नाम सुन के ही खौफ एक जनरल लोगों के दिमाग में बैठ जाता है। इनफैक्ट अगर मैं अपने किसी अपने के बारे में सुनूं कि उसको कैंसर है तो मेरे अंदर भी एकदम डर बैठ जाएगा। तो कितना जी। मुश्किल होता है कंसोल करना, इन कैसे रिएक्ट करते हैं जब उनको पता लगता है कि उन्हें कैंसर है? सो देखिए जब भी मरीज हमारे पास आता है तो हम जब भी बायोप्सी कर रहे हैं तो हम उनको बताते हैं कि कोई शक वाली गांठ है तभी बायोप्सी की जा रही है, एंड वी टेल देम अ परसेंटेज डिपेंडिंग ऑन क्या फाइंडिंग्स है कि भाई हमें इसमें 10% चांस लग रहा है या 40% लग रहा है या 50% या 90% हमें कैंसरस लग रही है। तो हम थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर तब करते हैं। बाकी जब बायोप्सी रिपोर्ट आती है वी कॉल देम, वी फर्स्ट मेक देम कंफर्टेबल एंड देन वी डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन टू देम। सबका रिएक्ट करने का तरीका अलग है, बट जो अधिकतर देखा गया है वो है डिनायल, राइट। सबसे पहले आता है डिनायल, जहां पे मरीज कहते हैं नहीं मुझे नहीं हो सकता, रिपोर्ट ठीक है हम कहीं और से चेक करवा लें, मुझे नहीं हो सकता, मैं तो एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ, या फिर मैं बहुत हेल्दी खाना खाती हूँ, मुझे नहीं हो सकता। सो वो डिनायल के बाद अगला फेज यूजुअली आता है एंगर का कई लोगों के अंदर, राइट। या वो टूट जाते हैं, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो इस सारे फेज में बहुत ज़रूरी है कि उनका जो सपोर्ट सिस्टम है, फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड जो हमारी टीम है उनको सपोर्ट करे, राइट। बिकॉज ये तो बस स्टार्टिंग है, फिर जब इलाज चालू होता है तो कई फिजिकल बदलाव हैं, जैसे मैंने कहा बाल झड़ते हैं, कई औरतों के लिए वो आसान नहीं है डील करना, राइट। अगर ब्रेस्ट निकल रही है देन इट्स अ मेजर ट्रॉमा टू देम। सो हर पहलू पे सपोर्ट सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। और वो ठीक है, तो ये फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सर यहाँ पे। फैमिली फ्रेंड्स दोनों जी।
अभी जब मैं ये अनुराग काला जी की बुक पढ़ रहा था, आई वांट अ बॉय, तो उसमें उन्होंने काफ़ी इस बारे में बात की थी कि फैमिली सपोर्ट सिस्टम के बारे में। एंड देन उन्होंने ये बड़ा स्टार्क डिफरेंस समझाया, क्योंकि हम लोग दुनिया की वो सच्चाई नहीं देख रहे होते हैं ना जो आप देख रहे होते हो, द नेकेड ट्रुथ। क्योंकि बहुत खुशी के मौके पे और बहुत गम के मौके में ही लोगों के काफ़ी असली चेहरे देखने को मिलते हैं। तो शी एक्सप्लेन कि जब किसी की अगर बेटी हुई है एंड उसके बाद वो डॉक्टर के पास आ रही है, तो उसका फैमिली सपोर्ट सिस्टम कितना डिफरेंट होता है। एंड जब अगर उनका लड़का हुआ है तब कितना सपोर्ट सिस्टम डिफरेंट हो रहा है, किसी का बच्चा नहीं हो रहा है देन उसकी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम कितना चेंज्ड हुआ दिख रहा है। तो डू यू सी अ चेंज इन सपोर्ट सिस्टम जब किसी लेडी, किसी औरत की ब्रेस्ट रिमूव कर दी गई है, तो उसके बाद जो उनके पार्टनर हैं उनमें बिहेवियरल चेंज या सपोर्ट में चेंज, बिकॉज शी डजंट लुक दैट ब्यूटीफुल एनी मोर, वो क्योंकि इतने फिजिकल चेंजेस हो गए हैं। तो डू यू सी दैट? देखिए, अमूमन मरीजों में नहीं है। जैसे आपने मेरे से सवाल पूछा कि आप मेल हैं और आपको फीमेल्स दिखाने आती हैं, उनको हिचक नहीं होती, तो जैसा मैंने कहा, आई कैन काउंट ऑन माई फिंगर्स कितनी फीमेल्स ने मना किया है या कहा है कि आई वांट अ फीमेल डॉक्टर। सिमिलरली आई वुड से आई कैन काउंट ऑन माई फिंगर्स कितने लोगों के पार्टनर्स ने उनको छोड़ा है या उनकी रिलेशनशिप में कुछ दिक्कत आई है आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस। यूजुअली जो हम मरीज देखते हैं, हर स्ट्रैटा की मैं बात कर रहा हूँ, दे आर क्वाइट सपोर्टिव, राइट, एंड दे अंडरस्टैंड दैट दिस ट्रीटमेंट वुड रिक्वायर देयर सपोर्ट एंड देयर हैंड होल्डिंग। बट हाँ, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे हमने देखा है, जहाँ पे मैरिज हुई है, बच्चे नहीं हैं और एकदम से कैंसर का डायग्नोसिस हो गया। सो द हस्बैंड हैज़ लेफ्ट द वाइफ एंड देन यू नो प्रॉब्ली वाइफ के ब्रदर या वाइफ के पेरेंट्स उनका इलाज करवा रहे हैं। अभी रिसेंटली एक पेशेंट थी, शी वाज 31, तो उनका जब तक सर्जरी होनी थी तब तक तो हस्बैंड आते थे, पर जब कीमो का हमने बोला, उसके बाद जब हमने समझाया कि कीमो से बाल भी झड़ेंगे एंड कीमो से फर्टिलिटी भी अफेक्ट होती है, आगे बच्चे होने की क्षमता भी कम हो सकती है, तो आपको फर्टिलिटी अगर प्रेजर्वेशन करवाना है, IVF करवा के एग्स फ्रीज करवाने आप वो करवा सकते हैं। एंड उसके बाद से जब कीमो स्टार्ट हुई, वी नेवर सॉ द हस्बैंड एंड देन फाइनली दैट पेशेंट टोल्ड अस कि they both got separated because he thought and his family members thought कि you know आगे बच्चे नहीं हो पाएंगे और their relationship would suffer. But these incidents are not very common. अधिकतर I have seen a very good support system. भगवान करे सबको ऐसा ही सपोर्ट सिस्टम मिले, बिकॉज जी सबसे मुश्किल समय में अगर कोई साथ छोड़ के चले जाए तो पार्टनर कैसा। जी बट देन दिस इज द हार्श ट्रूथ ऑफ लाइफ की लोग एक दूसरे से कई बार पर्पस के लिए ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। हाँ, मतलब हर तरीके के हैं। मतलब आई लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। अभी रिसेंटली एक 42-year-old पेशेंट आई थी हमारे पास, उनकी शादी लास्ट ईयर ही हुई है, लेट मैरिज हुई दोनों की, दोनों 42 ईयर्स हैं, राइट, एंड अभी कुछ महीनों के अंदर ही उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया। तो उनके हस्बैंड वॉज वेरी काम, सेड कि सर देखो मैरिज है, हम लोग साथ हैं एंड वी विल डू फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, हम एग्स फ्रीज करवा लेते हैं, अगर आगे कभी मौका हुआ बच्चे करने का तो करेंगे, अदरवाइज वी बोथ नीड टू बी टुगेदर, राइट। सो देखो हर चीज के दो पहलू हैं एंड डिपेंड करता है कि हम क्या मैसेज पोर्ट्रे कर रहे हैं। अधिकतर मैसेज पॉजिटिव है एंड दैट इज व्हाट आई वुड वांट पीपल टू नो। आई एम श्योर एंड आई वुड लाइक देम टू नो द सेम कि ज़्यादातर जगह पे सब कुछ ठीक है जी। तो अभी जैसे एक जनरल जब हम लोग खर्चे की बात कर रहे थे तो आपने कहा था बहुत ज़्यादा वेरी करता है, तो अगर फिर भी एक नंबर हमें देना हो कि अगर एक ठीक ठाक जगह पे सर देखिए हर जगह का इलाज अलग है। अब मतलब आप डिपेंड करता है आप किधर इलाज के लिए जा रहे हैं, राइट। अब ब्रेस्ट कैंसर की जो सर्जरी है, किसी जगह पे इट कैन बी फॉर एज लिटिल एज 80-90,000 कोई पेरिफेरी की जगह पे, एंड इट कैन गो अप टू, अगर आप रिकंस्ट्रक्शन भी चाहते हो और प्लास्टिक सर्जन भी जुड़ रहा है, इन द बेस्ट सेंटर्स इट कैन इवन गो अप टू 6.5 lakhs, कई बार उससे ज़्यादा भी, ठीक है। सो काफ़ी वेरिएबल है, फाइन। सिमिलरली कीमोथेरेपी किस प्रकार की लगनी है, आजकल इम्यूनोथेरेपी जो एक प्रकार की देते कीमो के जैसे ही है, असर थोड़ा अलग करता है, टारगेटेड होता है उसका असर, तो वो दवाइयाँ ज़्यादा महंगी आती हैं। तो कई लोगों को अंदर कीमो
2.5-3 लाख के अंदर पूरी हो जाती है सारी साइकिल्स। एंड कईयों के अंदर वही खर्चा 25-30 लाख जा सकता है अगर साल भर लगनी है या महंगी दवाई लगनी है तो। फिर रेडिएशन का खर्चा कैन रेंज एनीवेयर बिटवीन 1.25 to 2.5 डिपेंडिंग ऑन द प्लेस एंड द टाइप ऑफ रेडियोथेरेपी। हार्मोनल थेरेपी की गोली आती है, कुछ रुपए की एक गोली है, पर वो चलती 5 साल है, तो उतना वो बर्डन नहीं बैठता है। तो कहीं से कहीं मतलब कुछ ऐसे एक फिक्स अमाउंट नहीं रहता, कहीं से कहीं तक भी जा सकता है। बहुत मुश्किल है कहना फिक्स्ड अमाउंट, और मैं लोगों को गुमराह नहीं करना चाहूंगा एक फिक्स्ड अमाउंट कह के। जैसा मैंने कहा, हर कैंसर का इलाज अलग है। ब्रेस्ट कैंसर में भी कई अलग अलग तरीकों के इलाज हैं, तो आई डोंट वांट कि वो एक फिक्स नोशन लेके जाएं कि भाई ये इलाज में खर्चा लगेगा, बट अगर ज्यादा बोल दिया तो देन दे से कि भाई अरे उनने तो कुछ और कहा था। तो मैं वो नोशन नहीं चाहता। आई हैव गिवन यू ब्रॉड फिगर्स एंड मैंने ये भी बताया है कि इट हैज टू बी टेलर्ड टू द पेशेंट। ठीक है सर, ये वाली बात भी आपने बहुत बढ़िया से समझा दी। एक ये चीज़ है कि एक माइंडसेट किस तरह से प्रिपेयर करे एक पेशेंट अपना, और कैसे एक डॉक्टर एक पेशेंट का माइंडसेट प्रिपेयर करवाता है व्हेन दिस हैपेंस। देखिए, जैसे मैंने कहा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेंड टाइम विद द पेशेंट। तो जब मरीज आता है आप उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करिए जब डायग्नोसिस हुई है, एंड काउंसलिंग में सिर्फ उनको नहीं, उनके फैमिली मेम्बर्स को भी समझाइए, राइट? बिकॉज जैसे मैंने कहा, इट्स अ जॉइंट एफर्ट ऑफ एवरीवन, एंड धीरे धीरे ही माइंडसेट प्रिपेयर होता है। ऑफ कोर्स जो पहला इलाज करवाने वाले हो, चाहे वो सर्जरी है चाहे वो कीमोथेरेपी है, तो उससे पहले एंजाइटी और थोड़ा घबराहट तो होती है। बट हमने देखा है जब एक बार इलाज चालू हो जाता है तो फिर वो फ्लो में चलता रहता है अनटिल अनलेस कोई उतार चढ़ाव या कोई हिकअप आ जाए। ठीक, हाँ ये तो है सर इस तरह से। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है सर, जैसा कि डॉक्टर, अब ये ऐसी चीज़ है ना कि डॉक्टर से बार बार काम पड़ता रहता है, आपको हर पेशेंट को इंडिविजुअल टाइम देना है जैसे आपने बताया। उसके अलावा कई बार ये होता है कि ये रिपोर्ट आई, वो आई, और पेशेंट डर गया, बार बार वो फ़ोन कर रहा है, एंड देन इफ़ यू आर बिल्डिंग अ पर्सनल टच, तो काफ़ी बार आपको क्वेरीज हैंडल करनी पड़ती हैं। ऐसे में एक डॉक्टर की मेंटल हेल्थ और एक डॉक्टर का टाइम मैनेजमेंट, ये कैसे होता है? ठीक है, देखिए, सो पहली चीज़, मेरी ब्रांच में इमरजेंसीज नहीं है, राइट? सो आई गेट फ्री बाय अराउंड 4, आई गेट फ्री। आई स्टार्ट अर्ली, मैं 8 बजे से ऑपरेट करना चालू करता हूँ, 4 बजे तक खाली हो जाता हूँ मैं, ठीक? सो अगर उसके बाद मुझे कुछ क्वेरीज आ भी रही हैं तो मुझे उतना दिक्कत नहीं है उनको आंसर करने में। बट वॉट वी हैव डन इज कि आई हैव अ टीम, राइट? सो आई हैव अ टीम ऑफ जूनियर सर्जन्स। मेरी कीमो के नर्सेज की टीम है, कीमो डॉक्टर्स की टीम है। तो हर क्वेरी जो कंसर्न्ड पर्सन है उसको डायरेक्ट हो जाती है, एंड वी मेक श्योर दैट समबडी रिप्लाइज। सो व्हाट वी डन इज वी क्रिएटेड ग्रुप्स फॉर ऑल पेशेंट्स, राइट? हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया या टेलीग्राम ग्रुप बना दिया। आपको क्वेरी आप उस पर डाल दो, राइट? वन ऑफ द पर्सन जिनकी कंसर्न्ड क्वेरी है वो जवाब दे देंगे आपको, राइट? अगर नहीं देता और किसी और ने देख लिया भाई वो नहीं जवाब दे पाया, बिजी है दूसरा, तो दूसरा जना जवाब दे देता है, उनसे फ़ोन पे बात कर लेता है। और इसी के साथ पेशेंट का भी एक सपोर्ट ग्रुप बन जाता है। करेक्ट। सो पेशेंट के सपोर्ट ग्रुप अलग हैं हमारे, राइट? वेयर सिर्फ पेशेंट्स हैं उस ग्रुप में, एंड देन दे डिस्कस इश्यूज की भाई मतलब जब एक बार इलाज हो गया तो आगे की लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज, उनको कुछ क्वेरीज हैं जो शायद वो हमसे पूछने में हिचकिचाते हैं, तो वो सब वो एक दूसरे से सपोर्ट ग्रुप से पूछते हैं। हम साल में 2 या 3 बार सपोर्ट ग्रुप की मीटिंग करते हैं अपनी। अक्टूबर में तो स्पेशली करते हैं बिकॉज अक्टूबर इज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। तो हमारे 50, 60, 70 सर्वाइवर्स, और हम उनको कॉन्करर्स कहते हैं। सर्वाइवर्स आई डोंट थिंक सो इज द राइट वर्ड। कॉन्करर्स आते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो हम लोग थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, गाने गाते हैं, कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड देन हम बात करते हैं कि भाई कैसा चल रहा है, क्या इश्यूज आ रहे हैं। जो किसी का इलाज 5-6 साल हो गए ख़त्म हुए, वो अभी जिनका डायग्नोसिस हुआ उनको गाइड करता है, राइट? तो ऐसे मिलजुल के सपोर्ट ग्रुप बढ़ता जाता है, एंड जो नए पेशेंट्स डायग्नोस हो रहे हैं उनको भी मदद मिलती रहती है।
हाँ, ये बहुत ही अच्छा काम है सर। और ऊपर से ये है ना कि सेम दर्द वाले जब साथ में मिलते हैं ना, तो वो एक फैमिली वाला होता है ना कि सेम एक्सपीरियंस दोनों ने झेला है, एंड दैट इज वन ऑफ द वेरी टफ एक्सपीरियंस। करेक्ट. सो व्हाट आई डू इज आई ट्राई टू गिव अ पर्सन जो उनके सिमिलर प्रोफाइल का हो, उनको उनसे कनेक्ट करते हैं. जैसे अब टीचर का दर्द ज़्यादा समझती है, वो जानते हैं उनके स्ट्रेस लेवल्स अलग हैं, राइट. कोई कॉर्पोरेट में काम करने वाले हैं तो वो उनका सवाल हर वक्त ये होता है क्या हम काम कर पाएंगे कीमो के दौरान. सो दोज हु हैव गॉन थ्रू कीमो एंड दे वर वर्किंग ऑल थ्रू आउट कीमो, वी कनेक्ट देम विद दोज पीपल. डॉक्टर कोई डॉक्टर को ब्रेस्ट कैंसर है तो उनको कनेक्ट करते हैं बिकॉज उनकी प्रॉब्लम्स अलग होंगी. सो इससे भी हमें पेशेंट की हौसला अफजाई करने में मदद मिलती है एंड दे बिकम मोर रिसेप्टिव टू द ट्रीटमेंट. राइट. एक तो उनको एक पॉजिटिव माहौल मिल गया, ये पता चल गया कि यार इन्होंने भी ये झेला हुआ है, तो इनसे मैं डायरेक्टली पूछ भी सकता हूँ. एंड ये बताने के लिए भी ज़्यादा, जो जिसने झेला हुआ है वो बताने के लिए भी ज़्यादा रिसेप्टिव होता है, क्योंकि उसको पता है किस मुश्किल से गुजर रहा है. एंड अ लॉट ऑफ कॉमन एक्सपीरियंसेस साथ में चल जाते हैं, एंड काफ़ी जिंदगी भर की दोस्तियाँ भी बन जाती होंगी इस चक्कर में ना. एब्सोल्युटली. आई मीन इट इज एवरी पेशेंट हु वॉक्स इनटू माय चेंबर हैज़ अ स्टोरी, राइट. सो मेरे जो जूनियर्स हैं तो मैं उनको ये बताता हूँ जब पेशेंट चला जाता है, मैं कहा इनकी स्टोरी ये है, एंड दैट इज हाउ आई ऑल्सो रिमेंबर माई पेशेंट्स, राइट. इफ यू रिमेंबर देम एंड देयर स्टोरी, दे ऑल्सो फील दैट देयर इज अ पर्सनल टच. यू नो, इफ आई नो कि किसी का बेटा जर्मनी में पढ़ रहा है या किसी का बेटा फौज में है, और उनसे आप एक सवाल पूछो कि भाई बेटा कैसा है, फौज में कैसा है, दे फील हैप्पी, दे फील मोर कनेक्टेड. सो जो आपका बीच में सवाल था कि क्या आप वो एक इमोशनल बॉन्ड बनाते हो, हमारी ब्रांच में मुझे लगता है वो बनाना बहुत ज़रूरी है वाइल ट्रीटिंग कैंसर. 100% सर, 100%. और इतना प्यारा काम आप कर रहे हैं, आप इन्हीं सारे डॉक्टर्स इतने कोशिश करते हैं कि पेशेंट का इतने अच्छे से ख्याल रखा जा सके, एंड जितना बेस्ट हो सके उनके लिए वो करने की कोशिश करता है डॉक्टर. लाइक आई हैवंट मेट अ डॉक्टर जो अब तक, मतलब सो फार इन माई लाइफ, जो पेशेंट्स के लिए जिसके दिल में ऐसे दया भाव ना हो या उनकी हेल्प करने की आशा ना हो, बिकॉज दैट व्हाट मेक्स अ डॉक्टर. जी. तो उसके बाद फिर यहाँ पे जो इतना वायलेंस होता है डॉक्टर के अगेंस्ट, कि अगर केस कोई खराब हो जाता है, ठीक है, अगर नहीं बचा पाए फॉर सम रीज़न, तो जो पेशेंट की फैमिली, जो उनका सपोर्ट ग्रुप था, वही अटैक करने आ जाता है डॉक्टर्स पे. एंड देन, तो सर ये बताइए कि पहली बात तो ये डॉक्टर्स के खिलाफ जितने ये वायलेंस के केसेस हैं, ये इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं? व्हाट इज हैपनिंग? देखिए, एक्चुअली इन जनरल टॉलरेंस ओवरऑल सबकी कम होती जा रही है, ठीक है. एंड इसमें मतलब आप सोशल मीडिया को भी मैं दोष दूंगा इसके अंदर, राइट. कि सोशल मीडिया हम लोगों को ऐसा कस्टम कर रहा है कि पहले हम घंटों किताब पढ़ सकते थे, घंटों, या हम मूवी देखते थे जो 2-3 घंटे की होती थी, राइट. उसके बाद उन्होंने उसको कम किया, यूट्यूब वीडियोस आ गई भाई जो 4-4, 5-5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में ख़त्म हो रही हैं. फिर हमें फेसबुक पे ले आए, राइट, जहाँ पे छोटी छोटी आपकी वीडियोस हैं या इमेजेस हैं. फिर आया इंस्टाग्राम, जहाँ पे सिर्फ पिक्चर्स या रील्स दिख रही हैं. उससे भी छोटी टिकटॉक और ये आ गई. तो इन जनरल लोगों का अटेंशन स्पैन, लोगों की टॉलरेंस पावर कम होती जा रही है इन जनरल, जिसकी वजह से कुछ भी अगर खराब होता है, हर जना उत्सुक है रिएक्ट करने को, राइट. ये तो जेनरिक बात हो गई. देखिए, डॉक्टर के प्रति किसी के भी फैमिली मेंबर की डेथ हो या उनका कुछ खराब हो तो ऑफ कोर्स बुरा लगता है, राइट. हमारों को भी होगी तो हमें भी बुरा लगेगा. बट उस समय जो वो रिएक्शन जो होता है वो कई बार मिसडायरेक्टेड डॉक्टर पे आ जाता है, फाइन. एंड दैट इज वेयर पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि वी आर नॉट गॉड्स, राइट. हम लोग कोई किसी को अमर नहीं कर सकते. एवरीवन हैज टू डाई, राइट. अगर कोई दिक्कत है, डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू काउंसल द पेशेंट. अगर प्रॉपर काउंसलिंग हुई है, सब लिखित में है, तो अमूमन दिक्कत नहीं आती. जैसे मैंने आपको अपना एग्जांपल देता हूं कि अमूमन मरीजों में दिक्कत नहीं आती बिकॉज व्हेन दे कम टू मी द फर्स्ट टाइम, मैं एक पेपर पे पूरा उनको ड्रॉ करके सब कुछ लिख के सारी चीज़ें लिखी होती हैं, एंड आई टेल देम कि ये पेपर आप मत खोइएगा.
बिकॉज अधिकतर जो आपके सवाल है ना, इसी पेपर में जवाब है उसका, कि आप अगर कैंसर वापस आ गया, तो मेरे से पूछते हैं आपने बताया था कि कैंसर वापस आ सकता है। मैं कहा आप पहला पेपर चेक करो, उसमें मैंने लिखा हुआ है कि इस स्टेज में इतना % रिस्क है, इस स्टेज में इतना % रिस्क है वापस आने का, इस स्टेज में इतना % है। सो प्रॉपर काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड, and if that happens, majority of the times there is no problem, but in general, like I said, that tolerance कम होती जा रही है, जिसकी वजह से ये issues बढ़ते जा रहे हैं। and government setups में, छोटे nursing homes में issues ज़्यादा हो रहे हैं ये, because security नहीं है and कोई भी घुस के कुछ भी कर रहा है। ये तो हम सफदरजंग में भी जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तब देखता था कि भाई कोई केस बिगड़ गया। अब जैसे आपने मेल फीमेल चाइल्ड की बात की थी, ठीक है, अब बच्चे में भी दिक्कत आ सकती है। कई बार बच्चे में दिक्कत यूट्रस के अंदर जब बच्चा बढ़ रहा है तभी से दिक्कत है। अगर लड़का हुआ होता और लड़के की डेथ हो जाए या कुछ तकलीफ हो जाए तो ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, राइट? उस टाइम पे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, जब हमने स्टार्ट किया था अपना मेडिकल जर्नी, राइट? सो ये सारी दिक्कतें होती हैं एंड वी फील वेरी सैड बिकॉज आई एम इन टच विद सो मेनी स्टूडेंट्स। आई वुड वांट दैट दे आर ऑफर्ड बेटर सिक्योरिटी। जो वो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं वो एकदम वाजिब है कि देयर शुड बी प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स एट हॉस्पिटल्स। जैसे एम्स जैसे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे बायोमेट्रिक है, कोई भी बहुत टाइट सिक्योरिटी है, कोई भी कहीं पे भी नहीं घुस सकता। सो वैसी ही सिक्योरिटी सारे गवर्नमेंट अस्पतालों में होनी चाहिए, जैसे डॉक्टर बिना किसी डर के इलाज कर पाए। मेक सेंस, बिल्कुल। तो अभी जैसे ये जो कोलकाता वाला केस है, विच इज़ लाइक वन ऑफ द वर्स्ट थिंग जो सुनने में आती है, हम कभी दुआ करते हैं कि ऐसा कभी किसी के लिए सुनने में ना आए। तो निर्भया के बाद एक ये है जो जिसने पूरा एक नेशन वाइड मूवमेंट किया है। एंड मैंने आपकी कोई रील देखी थी, उसमें आपने कहा था कि जब निर्भया का शायद पोस्टमार्टम जब हो रहा था तो उस वाले पैनल में भी आप थे। नहीं, पोस्टमार्टम नहीं चाहिए, वो हमारे यूनिट के अंदर ही भर्ती हुई थी। अच्छा, जब उनको लाया गया था सफदरजंग में, तो हमारे यूनिट की ही इमरजेंसी थी, तो शी वॉज एडमिटेड इन आवर यूनिट एंड वी टुक केयर ऑफ हर। सो जो उनकी ऑपरेटिव फाइंडिंग्स थी वैसा हमने आज तक नहीं देखा था। एंड आई वॉज अ सीनियर रेजिडेंट, मतलब मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म हो गई थी एंड वो दिल दहलाने वाली पिक्चर थी। एंड हम जानते थे कि जब वैसी फाइंडिंग्स हैं तो बचना मुश्किल है, राइट? एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड सूनर और लेटर। जो भी उनके साथ हुआ, वी न्यू दैट जब हमने ऑपरेटिव फाइंडिंग्स देखी थी। उसके बाद जो ये कोलकाता केस की फाइंडिंग्स आई हैं, ये भी दिल दहलाने वाली है। मतलब इतना बेरहमी से कोई किसी को कैसे मार सकता है? देयर हैज़ टू बी समथिंग मेंटली अनस्टेबल विद दैट पर्सन एंड देयर हैव टू बी मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व्ड। बट आई थिंक सो वो सारा जो जांच होगी उससे पकड़ में आएगा। एंड आई होप कि अब केस सीबीआई को ट्रांसफ़र हो गया है तो एक ज़्यादा बेहतर जांच हो पाएगी एंड जल्दी जस्टिस डिलीवर हो पाएगा। दैट्स समथिंग सर वी वांट एज वेल कि जल्द से जल्दी जस्टिस डिलीवर हो। तो सर जब वाला कांड हुआ था और आज भी हुआ है, तो तब से क्या सिक्योरिटी मेजर्स, तब भी पूरा नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ था, तो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वाज देयर अ रिजल्ट ऑफ इट? एंड देखिए, दोनों ना बहुत ही अलग अलग इंसिडेंट्स थे। एक इंसिडेंट था जब ये निर्भया जो थी अपने एक मित्र के साथ एक खाली बस में चढ़ी जहाँ पे 6 लोग थे, राइट? वो एक अलग सिचुएशन है, वो भी नहीं होनी चाहिए थी। आई स्ट्रांगली कंडेम दैट। पर जो अभी कोलकाता के अंदर हुआ, वो एक ड्यूटी डॉक्टर जो एक 36 घंटे की ड्यूटी कर रही है, हॉस्पिटल के अंदर सेमिनार रूम के अंदर हुआ, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। और लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि डॉक्टर स्ट्राइक पे सिर्फ डॉक्टर की सेफ्टी के लिए नहीं बैठा। ये किसी की भी बहन हो सकती थी, किसी की भी रिलेटिव हो सकती थी। तो ये वर्क प्लेस सेफ्टी का इशू है और जो हम मांग कर रहे हैं वो है सेफर वर्क प्लेस की सारी औरतों के लिए। राइट। तो उसके लिए क्या क्या मेजर्स
वुड बी द राइट, क्या क्या मेजर्स हैं जो एप्ट होने चाहिए, कि अभी क्या क्या चेंज होना चाहिए? देखिए, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी शुड बी बीफ्ड अप एट ऑल दी हॉस्पिटल्स, स्पेशली ये जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जहाँ पे आपके सेंसिटिव केसेस आते हैं, आपकी सिक्योरिटी वहाँ पे प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, किसी को भी कहीं पे भी जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी बायोमेट्रिक कंट्रोल्स एंड हर अस्पताल में एक बायोमेट्रिक कार्ड दिया जाता है। आप कुछ ही एरियाज एक्सेस कर सकते हैं, सारे एरियाज नहीं एक्सेस कर सकते। कुछ ही लोग जैसे डॉक्टर्स सारे एरियाज एक्सेस कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको ग्रेडेशन करना है कि कौन कौन से एरियाज में जा सकता है। एंड स्पेशली जब नाइट ड्यूटीज चल रही हैं, जब रेस्ट करने डॉक्टर्स जा रहे हैं, तो वो एरियाज शुड ओनली बी एक्सेसिबल टू डॉक्टर्स। यस। या फिर जो नर्सेज हैं, या मतलब बहुत ही क्लोज हैं, उन्हीं के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, सबके लिए नहीं होनी चाहिए। सो और हमारी मांग ये है कि अगर ऐसा कोई भी वारदात हो या अगर नियर पास में हुई है तो उसको फास्ट ट्रैक करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जैसे जो भी ये करने की सोच रहा है उसके मन में डर बैठे। बिल्कुल। और साथ में एक सिंस इतनी लंबी लंबी ड्यूटीज होती हैं डॉक्टर्स की, तो एक प्रॉपर रेस्टिंग प्लेस हो एब्सोल्युटली जी, एब्सोल्युटली। राइट। मतलब हम बता नहीं सकते कि जब हम ड्यूटी करते थे गवर्नमेंट अस्पतालों में तो कैसे कैसे बेड्स थे, या वहाँ पे चूहे भी घूम रहे होते थे, कॉकरोच भी होते थे, बाथरूम्स खराब होते थे, एंड हम लोग 48 आवर्स, कई बार तो हम 48 आवर्स से भी ज़्यादा रुके हुए हैं ड्यूटी के दौरान। सो एटलीस्ट द बेसिक डिमांड इज़ दैट एक प्रॉपर कंडीशंस हो जहाँ पे डॉक्टर अगर रुक रहा है इतनी देर के लिए तो कम से कम रेस्ट कर पाए, प्रॉपर खाना खा पाए, प्रॉपर तरीके से बाथरूम जा पाए। तो वो ही हमारी डिमांड है। काफी जेन्युइन, काफी बेसिक डिमांड से अगर देखा जाए तो इट्स नॉट समथिंग बिग दैट इज बीइंग आस्क्ड। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो एंड व्हाट इज स्टॉपिंग, क्योंकि सर इतना नॉर्मल डिमांड्स है, तो इसको पूरा करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? लाइक व्हाई, कि इतनी ज्यादा प्रोटेस्ट की क्यों जरूरत पड़ रही है? सर ये आप तो देखो, पॉलिटिक्स में तो हम नहीं पढ़ सकते, ठीक है। अब अगर फंड्स रिलीज भी होते हैं, वो कैसे यूटिलाइज किए जा रहे हैं ये तो अथॉरिटीज के ऊपर है ना। अब उधर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स प्लेज अ रोल, सो दैट अनफॉर्चुनेटली इज द सैड पार्ट अबाउट इंडिया। तो उसके अंदर we are not the right people to comment on that. I think so the authorities need to introspect and see कि ये क्यों हो रहा है। एग्रीड सर। आई होप कि अभी जितने मेजर्स, जो अभी सिक्योरिटी मेजर्स चाहिए, क्योंकि जो डैमेज हो गया वो तो हो गया जी। तो सबसे पहले तो कि उसमें सजा मिले जल्द से जल्द, और Absolutely. कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे एक एग्जाम्पल सेट हो। करेक्ट, बट उसके साथ साथ पैरेलली सेफ्टी मेजर्स भी लागू होने चाहिए, सो दैट ये कभी दोबारा ना हो। जी। और एक डॉक्टर को एक बेटर वर्क प्लेस मिले, बिकॉज Correct. लाइक व्हाट यू गाइस डू इज वेरी इंपॉर्टेंट। या एंड हमारी जो स्टडी का ड्यूरेशन है वो बाकी सारे प्रोफेशन से कई ज़्यादा है, राइट। सो उस दौरान हमें सेफ्टी मिलना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो मतलब 10-10, 12-12 साल, इनफैक्ट आपने भी 10 साल से ऊपर तो पढ़ाई की है। हाँ जी। एंड उस 10 साल के अंदर ऐसे कम से कम 4-5 वारदात हुई हैं जहाँ पे पेशेंट के अटेंडेंट्स ने हम पे हावी होने की कोशिश की है, और ये सारे डॉक्टर्स आपको बताएंगे उनके साथ हुई है। सो इट्स नॉट एन आइसोलेटेड केस। एंड उसमें आई एग्री सर। आई होप कि चीज़ें इसमें बेटर हों। और सर इससे थोड़ा सा पीछे जाके एक दो चीज़ें मुझे और पूछनी थी आपसे, एंड देन वी विल क्लोज आज का पॉडकास्ट, बिकॉज आप की जितनी नॉलेज है आई एम श्योर एक पॉडकास्ट काफ़ी नहीं है उतना एक खुद ट्रांसफ़र कर पाने के लिए। वी नीड मल्टीपल पॉडकास्ट फॉर दैट। तो सर एक चीज़ ये कि आई वांटेड टू नो कि कैंसर को इतना पेनफुल क्या चीज़ बनाती है? व्हाई दिस डिजीज़, अगर इससे डेथ तक भी इंसान पहुंचता है, स्टेज 4 पे इंसान है, तो ये इतनी पेनफुल क्यों है एज कम्पेयर टू अदर डिजीजेज जो होती हैं? सो देखिए, इनिशियली कैंसर पेनलेस होता है, स्पेशली स्तन का कैंसर। और वो पेनलेस इसलिए होता है कि अगर वो पहले से ही पेन करने लग जाएगा तो सब मरीज जल्दी पकड़ में आ जाएंगे। बिल्कुल। तो तभी जो स्तन के कैंसर की गांठ है वो अधिकतर अमूमन शुरू के स्टेजेस में पेनलेस होती है।
पर जब एक बार वो नसों के अंदर, नर्व्स के अंदर इन्फिल्ट्रेट करता है या फैलता है तो दर्द चालू होता है। अब क्यों डेथ होती है? बिकॉज अगर कैंसर फैलेगा तो वो वाइटल ऑर्गन्स जो हमारे हैं, फेफड़े हो गए, लिवर हो गया, राइट, बोन्स हो गई, उनमें जाके जब बैठेगा वहाँ पे दिक्कत करेगा। जब वाइटल ऑर्गन्स नहीं काम करेंगे तो डेथ हो जाती है। एंड सर, क्या ये सच है कि अगर डेथ हो रही है कैंसर के, तो कैंसर में दिमाग बहुत कम इफेक्टेड होता है या इफेक्ट नहीं होता? ऐसा जरूरी नहीं है, ब्रेन में भी कैंसर स्प्रेड करता है। ब्रेस्ट कैंसर भी, लंग कैंसर भी, और भी तरीके के कैंसर हैं जो ब्रेन में भी जाते हैं। ओके, जस्ट कि मैंने किसी डॉक्टर्स का इंटरव्यू देख रहा था मैं, जब मैं रिसर्च कर रहा था ये वाले पॉडकास्ट के लिए, तो उसमें उन्होंने बोला था कि एक रीज़न कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल इसलिए होता है कि दिमाग, बाकी बीमारियों में कई बार क्या होता है कि दिमाग नम हो जाता है, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो कई बार पेन रिसीव नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है जी। अच्छा, इट्स नॉट लाइक दैट। मे बी मेरी अंडरस्टैंडिंग में कुछ ऊपर नीचे हो जी। गया होगा, आई एम श्योर। तो एक बिफोर वी क्लोज अप सर, आप अपनी जो अब तक की जो जर्नी है इसमें, इज देयर अ पर्टिकुलर सर्जरी जो स्टैंड आउट करती है इन सब से, विच वाज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन? देखिए, हर पड़ाव पे कई ऐसे केसेस होते हैं जो आपको जीवन भर याद रहते हैं। ठीक है। अब मैंने एक केस यूट्यूब पे भी डाला था अपना, जब मैं सीनियर रेजिडेंट था। तो एक 13 साल या 14 साल का लड़का था, उसको मेटालिक ऑब्जेक्ट खाने की आदत थी। तो वो अपनी बहन के मेटल के हेयर क्लिप्स, बैटरी, जो दिवाली की लड़ियाँ होती हैं, लाइट्स होती हैं, वो खा जाता था। तो वो खाता रहता था। एक दिन उसकी बहन ने उसको, हेयर क्लिप्स उसकी मिसिंग थी, उसने देखा कि भाई ये तो ये खा रहा है, तो उसने पेरेंट्स को बताया। तो पेरेंट्स ने उसको डांट फटकार के वो आदत बंद करवा दी। पर उसने एक शार्प एक ऑब्जेक्ट खाया हुआ था, नोकीला ऑब्जेक्ट, जिससे उसकी आंतें फट गई और वो इमरजेंसी में आया था। तो जब हमने वो केस खोला तो उसकी हमें 2 फीट आंतें निकालनी पड़ी थी, और उस 2 फीट आंतों में कम से कम 400 450 मेटालिक ऑब्जेक्ट थे जो 2 मैग्नेट से चिपके हुए थे। तो ये एक केस था। बाकी कई केसेस स्पेशल होते हैं, मतलब जो आप पहली सर्जरी किसी भी प्रकार की करते हो वो स्पेशल होता है। कई केसेस होते हैं जो जिंदगी भर आपको गंदे तरीके से याद आते हैं, जैसे निर्भया का केस मैंने आपको बताया। वैसे ही एक गन शॉट विक्टिम था। वो बेचारा, मतलब वो फादर की गन बच्चा लेके चल रहा था एंड उससे वो फायर हो गई और सेफ्टी ऑन नहीं थी। तो वो 15-16 साल का लड़का था जिसकी यहाँ की कूल्हे की हड्डी टूट के और पेट के अंदर 6 जगह आंतें फटी थी उसकी। राइट। सो ऐसे कई केसेस हैं, कई ब्रेस्ट कैंसर केसेस हैं जो याद आते हैं, जो सबसे यंग केसेस हैं आपके 20-22 साल के। राइट। या फिर जो बहुत ही ओल्ड पेशेंट्स है, या जैसे मैंने बताया अपने खुद के रिलेटिव्स की सर्जरी की। सो ये सारे केसेस हैं जो हमें हर वक्त याद रहते हैं। सो आई कैन नॉट पिन पॉइंट ऑन वन, बट आई हैव टोल्ड यू सम ऑफ देम व्हिच आर देयर। राइट। तो ऐसे थोड़ी मेमोरी सब चीज़ों की होती है कि कुछ किसी हर एक केसेस का कुछ कुछ याद रह जाता है, सम इंटेंस मोमेंट और समथिंग। जी ठीक है साहब। रोहन जी, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से सारे सवालों के उत्तर दिए और बहुत सही से समझा दिया। एंड आई वुड से कि आपसे बात करने के बाद कैंसर को लेके मेरी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बदल गई है, काफ़ी समझ में आया। एंड जैसे मेरे को तो आई वुड जस्ट कन्फेस कि इससे आपसे बात करने से पहले मुझे बायोप्सी वर्ड से भी डर लगा कि लाइक नाम से ऐसा लगता है कुछ भारी चीज़ है जी। तो फ्रॉम देयर टू आफ्टर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन फॉर 1.5 hours और सो आपके साथ, मेरी खुद की नॉलेज बहुत बेटर हुई है। एंड आई एम श्योर कि जो बाबा लोग हमें देख रहे हैं उन लोगों की भी बहुत बदल गई होगी सोच। एंड आई होप कि दिस कॉन्वर्सेशन जो आज हमारी हुई है वो इन लोग सबके लिए बहुत यूज़फुल हो, जितनी मेरे लिए उतनी सबके लिए यूज़फुल हो। तो थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक यू हिमांशु फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। एंड बिफोर वी एंड, मेरी बस एक दरख्वास्त होगी सबसे कि जो भी उनने कैंसर के बारे में जाना है, स्तन के कैंसर के बारे में इन जनरल जाना है, लक्षण उसके या कैसे पता चलता है, या सेल्फ एग्जामिनेशन जो हमने डिस्कस किया, मेरी दरख्वास्त है कि वो ये सारी बातें 2 औरतों को और बताएं। एक घर की कोई उनकी रिश्तेदार
और एक घर की जो डोमेस्टिक हेल्प है जो काम करने वाली है। इसी से जागरूकता बढ़ेगी और इसी से हम कैंसर को जल्दी पकड़ में ला पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Thank you. और बाबा ये था आज का हमारा पॉडकास्ट डॉक्टर रोहन खंडेलवाल के साथ। आप इनसे इंस्टा पे कनेक्ट हो जाइए, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है लेफ्ट हैंडेड सर्जन के नाम से, एंड यूट्यूब पे भी इनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हम फिर से एक अच्छी कॉन्वर्सेशन लेके जल्दी आपके पास आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो बाबा। राधे राधे।